विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का सप्तमः पाठः, 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है सौहार्दम प्रकृति शोभा, यानी कि मित्रता का भाव ही प्रकृति की सुंदरता है। और इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था। पहले भाग में आपने सामान्य परिचय पढ़ा, दूसरे भाग में आपने जो सिंह की अवस्था है, बुरी अवस्था, उसके विषय में जाना, पाठ की शुरुआत की, और तीसरे भाग में आपने वानर और सिंह के मध्य जो संवाद होता है वह पढ़ा, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि बंदर जो है शेर को परेशान कर रहे थे, तो ऐसे में जो शेर है वो उनसे पूछता है कि आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, जबकि मैं तो वन का राजा हूं, इस जंगल का राजा हूं। तो बंदर जवाब देते हैं कि तुम किस बात के राजा हो, तुम तो राजा बनने के योग्य ही नहीं हो, तुम में ऐसा कोई गुण है ही नहीं जिससे कि तुम राजा कहलाओ। क्यों? क्योंकि राजा हमेशा प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा के हित में ही रहता है, लेकिन तुम तो प्रजा के भक्षक हो, हम सभी को खा जाते हो, तुम राजा कैसे हुए? तो यहाँ पर बंदर जो है शेर को जवाब देते हैं। इतने में ही यह जो नाट्यांश है आगे बढ़ता है, और आगे क्या होता है इसमें तो वही हम यहाँ पर जानेंगे भाग संख्या 4 में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे पिक काकयोः संवादः। जहाँ पिछले भाग में हमने शेर और बंदरों का संवाद पढ़ा, तो यहाँ पर हम कोयल और कौवे के बीच जो संवाद होता है, किसको लेकर के? राजा बनने को लेकर के, कि मैं यहाँ पर राजा बनूं, इस जंगल का राजा बनूं। तो इसको लेकर के जो संवाद होता है वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके हैं आप, तो आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि यहाँ पर हम यह भी देखने वाले हैं कि जो पिछला भाग था तीसरा, उसके कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे, तो आइए उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा उनके उत्तर, तो आइए देखते हैं। देखिए मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न था आपका, राजा कीदृशः भवति एकपदेन, राजा कैसा होता है। ठीक है, चूंकि हमने पिछले भाग में जाना कि राजा रक्षक होता है, प्रजा का रक्षक होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, तो यहाँ पर कीदृशः यह जो पद है प्रश्नवाचक पद है, तो यहाँ पर रक्षकः यह हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, कस्य निद्रा भंगम अभवत, किसकी निद्रा भंग हो गई? नींद किसकी भंग हुई थी? शेर की। ठीक है, क्यों? क्योंकि बंदर उसे परेशान कर रहे थे। तो एक पदेन, ये भी एक पद में लिखना था, तो सिंहस्य, चूंकि यहाँ षष्ठी का एक वचन है, जो हमारा प्रश्नवाचक पद है वह। तीसरा प्रश्न देखिए, कह पार्थिव रूपेण कृतांतः भवति। यहां पर देखिए पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में लिखना था कि कौन राजा के रूप में साक्षात यमराज होता है। तो जब बंदरों ने उत्तर दिया था शेर को, तो यही दिया था कि राजा तो रक्षक होता है, और जो प्रजा की रक्षा नहीं करता वह साक्षात क्या होता है? यमराज के समान होता है। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा, यह परई वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून सदा न रक्षति स पार्थिव रूपेण कृतांतः भवति। जो दूसरों से डरे हुए, ठीक है, भयंकर रूप से डरे हुए, सताए हुए जंतुओं को हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह राजा के रूप में यमराज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, चौथा प्रश्न था आपका, अहम वनराजः। ठीक है, मैं वनराज हूं। इत्यत्र, यहां पर अहम जो पद है, इति पदम, यह वाला पद अहम जो है, इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमने पिछला भाग पढ़ा था तो वहां पर शेर ने कहा कि अहम वनराजः, क्योंकि पाठ की शुरुआत हुई थी वहां पर, तो मैं वनराज हूं। तो वहां शेर खुद के लिए कह रहा है। तो यहाँ कस्मै चतुर्थी का एक वचन है, तो ये शेर ने कहा। पहले ये पता लगाओ, अहम आया किसके लिए? अहम आया है शेर के लिए, यानी संज्ञा शब्द यहाँ है सिंह। अब यहाँ चतुर्थी में पूछा है, तो चतुर्थी का एक वचन सिंहाय, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापद क्या है? ठीक है ना, क्रिया बतानी है। तो देखिए इस वाक्य में ही हम ढूंढेंगे। तो देखिए, किम यानी क्या, न यानी नहीं, श्रुता यानी सुनी गई, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति यानी पंचतंत्र की उक्ति। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ये तो है कर्ता त्वया, और पंचतंत्रोक्ति ये वाला जो है यहां पर कर्म है, और श्रुता जो है वह है क्रिया।
ठीक है ना। चूंकि यह कर्मवाच्य है तो कर्ता में तृतीया है, कर्म में प्रथमा है और क्रिया कर्ता के अनुसार है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या ढूंढना था? क्रिया। तो क्रिया हो गई हमारी श्रुता। यदि कर्ता पूछता तो त्वया आता, और यदि कर्म पूछता तो पंचतंत्रोक्ति ही। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। सक्षमः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखा था। सक्षम यह शब्द है हमारे पास में, सक्षमः, तो इसका पर्याय पद लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। तो यहां पर क्या है? समर्थः, ये हमारे पास में शब्द आया है, तो ये हमने लिखा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। अब यहां पर देखिए आपकी पाठ्य वस्तु, अब तक जो हमने किए वो पिछले भाग के मूल्यांकन प्रश्न थे। अब यहां पर पाठ्य वस्तु शुरू होती है, और शुरू होती है काकः पिकः, यानी कव्वे और पिक यानी कोयल जो है, उन दोनों के मध्य क्या संवाद होता है, वही हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। काकः आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। ठीक है, यानी कव्वे ने कहा, किसको कहा? क्योंकि बंदर और शेर की बातचीत चल रही थी, तो बीच में ये आता है और कहता है कि तुमने सही कहा। आम, हाँ, सत्यम सही, कथितम कहा गया, त्वया तुम्हारे द्वारा। ठीक है ना, तुम्हारे द्वारा सही कहा गया। बंदर ने कहा था ना कि क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी, पढ़ी, कि राजा कैसा होता है? जो अपनी प्रजा को जो सताई हुई है, परेशान है, डरी हुई है, उसकी हमेशा रक्षा करता है, वही राजा होता है। और जो ऐसा नहीं करता वह राजा के रूप में यमराज होता है। क्या ऐसा नहीं सुना? तो इसकी सहमति देता है कौवा, क्या? कि हाँ, सही कहा तुमने। वस्तुतः, वास्तविक रूप से, वनराजः, वन का राजा, भवितुम, होने के लिए, तू निश्चय ही, अहमेव, मैं ही, ठीक है, योग्य हूं, योग्यता को धारण किए हुए हूं, अर्थात मैं ही राजा बनूं या मुझे ही राजा बनना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा कौवे ने। तो यहां पर देखिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है? अहमेव, यहां जो अहम पद है, ठीक है ना, वो किसके लिए आया है? वो कौवे के लिए आया है। तो यहाँ संज्ञा पद कौवा, और अगर किसके लिए आया है तो चतुर्थी में उत्तर देंगे, क्योंकि प्रश्न जैसा होगा उसी में हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, भवितुम, यहां पर भू धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, और यहां पर कथितम जो है पद, ठीक है ना, उसमें कथ धातु है और त प्रत्यय है। ठीक है, आगे बात समझ में। और यहां त्वया में तृतीया विभक्ति है, ध्यान रखना। और ये तृतीया क्या है? ये कर्ता है, चूंकि ये क्या है? कर्मवाच्य। त्वया कथितम, तुम्हारे द्वारा कहा गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। पिकः, अब कोयल कहती है, क्या कहती है? उपहसन, उपहास करते हुए, ठीक है, मजाक करते हुए। मजाक का मतलब उस पर हंसते हुए। किस पर हंसते हुए? कौवे पर। ठीक है, कौवे ने कहा कि मैं योग्य हूं, तो चिड़िया को, यानी कि जो कोयल है, उसको हंसी आई, तो उपहास करते हुए, यानी उस पर हंसते हुए। यहां पर देखिए उपहसन, हसन में जो है उपसर्ग है यहां पर, और हस धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है हुए अर्थ में। ठीक है, तो उस पर उपहास करते हुए या हंसते हुए। कथम, कैसे? कथम यानी कैसे? त्वम यानी तुम कौन? कौवा उसको कह रही है योग्य, बताओ तुम कैसे योग्य हो? वनराजः भवितुम, वनराज होने के लिए, वन का राजा बनने के लिए तुम कैसे योग्य हो, बताओ तो जरा। यत्र तत्र, जहां, यत्र यानी जहां, तत्र यानी वहां, जहां वहां तुम जाते हो वहीं पर। का इति, काऊ ऐसा बोलता है ना कौवा। ठीक है, तो का इति कर्कश ध्वनि ना, ऐसी कर्कश ध्वनि से, ठीक है, जो कानों को प्रिय नहीं है, ऐसी कड़वी ध्वनि से। वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को गंदा करते हो। ठीक है, क्या करते हो? दूषित करते हो अपनी आवाज से। ठीक है, तो यहां पर देखिए आकुली करोषि, ये जो क्रिया है यानी कि प्रदूषित करते हो। ठीक है, तो ये जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है? यहां पर त्वम, और ये त्वम किसके लिए आया है? इस कव्य के लिए आया है। आ गई बात समझ में? तो ये बात किसने कही? ये बात कही
कोयल ने हंसते हुए कि तुम बताओ किस प्रकार योग्य हो राजा बनने के लिए। और किसका राजा? वन का राजा, जंगल का राजा। कि तुम जहां जाते हो वहां पर का का इति कर्कश ध्वनि, काऊ काऊ इस प्रकार की जो कड़वी ध्वनि है ऐसी करते हुए वातावरण को दूषित करते हो, ठीक है, अशांत प्रिय बनाते हो। फिर है न रूपम, और सुनो, न यानी नहीं, रूपम यानी रूप है, कोई तुम्हारा रूप है, ठीक है ना, कोई अच्छा रूप नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि कौवा कैसा होता है? काला, इसलिए उसका कोई रूप ही नहीं है, सुंदरता ही नहीं है, सुंदर ही नहीं है वो। न नहीं ध्वनि रस्ती, और ना ही कोई ध्वनि है, मधुर ध्वनि नहीं है। क्यों? कोयल ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि कोयल कैसी बोलती है? मधुर बोलती है, इसलिए ऐसा वह बोल रही है और कौवे की कमियां गिना रही है। क्यों? क्योंकि वह राजा बनना चाहता है ना, तो कोयल चाहती है कि मैं खुद बन जाऊं राजा, इसलिए तुम योग्य नहीं हो। तो ना तो तुम्हारे पास रूप है, ना ही ध्वनि है, कृष्ण वर्णम, और काले वर्ण के हो, ठीक है, कैसे हो? काले वर्ण के हो। और क्या हो? मेध्या मेध्य भक्षकम, मेध्या यानी खाने योग्य, अमेध्य यानी जो खाने योग्य नहीं है, ऐसे खाने को तुम खाने वाले हो। तो आप जानते ही कौवे का स्वभाव क्या होता है कि जहां पर खाने को मिला वहीं चोंच मार लेता है, अर्थात चाहे वो खाने योग्य वस्तु हो या नहीं खाने योग्य हो, जैसी भी होती है, ठीक है ना, शाकाहारी मांसाहारी कैसा भी भोजन होता है उसको वो कौवा चोंच मार के खा लेता है। इसीलिए कहा है कि तुम खाने योग्य और नहीं खाने योग्य खाने को भी तुम ऐसे हो। तो आगे देखिए, यहाँ पर खाने वाले हो तो त्वाम यानी तुमको, कथम क्यों या कैसे, वनराजम वन का राजा, मन्यामहे मान ले, वयम यानी हम सब, हम सभी तुम्हें राजा कैसे मान ले वन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम कैसे हो? तुम कर्कश ध्वनि करते हो, तुम्हारे पास रूप नहीं है, तुम्हारे पास ध्वनि नहीं है, ठीक है, मधुर ध्वनि नहीं है, और तुम काले वर्ण के हो, और खाने योग्य नहीं खाने योग्य, खाने में फर्क न करते हुए तुम कुछ भी खा लेते हो। तो ऐसे तुम हो तो तुम्हें बताओ राजा कैसे बनाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा जवाब किसने? कोयल ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, काकह कौवा। अब कौवे को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि कोयल ने उसकी इंसल्ट जो कर दी है। तो कौवा यहाँ पर क्या बोलता है देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र जो है आपकी पाठ्य पुस्तक का, यहाँ पर कौवा काऊ काऊ करते हुए आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और चिड़िया जो कोयल है वह आपस में बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौवा कहता है, अरे 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 तुम क्या कही जा रही हो मेरे विषय में? किम जलपसी, क्या कह रही हो? यहाँ पर देखिए जलपसी यानी कह रही हो, अर्थात यहाँ पर जल्प धातु है, जल्प धातु है कहने अर्थ में, ठीक है ना। और यहाँ पर जलपसी जो है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इस हिसाब से यहाँ करता हुआ त्वम, और ये त्वम जो है वो आया है किसके लिए? वो आया है पिकह, ठीक है, कोयल के लिए। तो कौवा कहता है कि तुम क्या कह रही हो ये, ठीक है। यदि अहम यानी मैं, कृष्ण वर्ण यदि मैं काले वर्ण का हूं, त्रही तो त्वम किम, तुम क्या गौरांग, तुम क्या गोरी हो? तो यहां पर देखिए ऐसा कमेंट वह भी करता है। क्यों? क्योंकि यह साफ है कि जो कोयल होती है वह और जो कौवा होता है वह दोनों ही कृष्ण वर्ण के होते हैं, काले वर्ण के होते हैं। तो कौवे को गुस्सा आया कि तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो? यदि मैं अहम यानी मैं कृष्ण वर्ण काले वर्ण का हूं, तो त्रही तो तुम किम क्या, तुम क्या गौरांग, तुम क्या गोरी हो, ठीक है, क्या तुम सुंदर हो, सफेद वर्ण की हो, ऐसा उसने कहा। अपीचा, और भी सुनो, ठीक है, अपी यानी क्या। यहां पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि वाक्य की शुरुआत में यदि अपी आ जाता है तो वहां उसका अर्थ होता है क्या, ठीक है ना। च यानी और क्या, विस्मर्यते भूल रही हो, ठीक है, किम क्या, यत की, मम मेरी, सत्य प्रियता मेरी सत्य प्रियता यानी मेरी सच्चाई की जो पहुंच है, प्रियता है वह, तू निश्चय ही जनानाम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप वाली है। यानी कि यहां पर कवि ने क्या कहा कि मेरी सच्चाई की जो मिसाल है, ठीक है, वह लोगों में है, लोगों के पास है, लोग उदाहरण देते हैं मेरा, कैसे,
अनृतम वदसि चेत काकः दशेत। अनृतम वदसि, अनृतम यानी गलत, झूठ, वदेत वदसि बोलते हो, यदि तुम क्या बोलते हो, झूठ बोलते हो, चेत तो काकः दशेत तुम्हें कौवा काटे, कौवा डस ले। ठीक है, कहते हैं ना झूठ बोले कौवा काटे, तो वो वाली मिसाल। तो इसीलिए कौवा कह रहा है कि लोग तो मेरी मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं मेरी सच्चाई की, अगर तुम झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। ठीक है, इति प्रकारेण, इस प्रकार से उदाहरण देते हैं। अस्माकं परिश्रमः, हमारा परिश्रम, अस्माकं यानी हमारा किसके लिए कह रहा है कौवा, यहाँ पर खुद के मंडली के लिए कह रहा है और कौवों के लिए कह रहा है कि हमारा परिश्रम जो है ऐक्यम यानी एकता को, च यानी और, विश्व प्रथितम यानी हमारा परिश्रम जो है वो एकता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि वो एक होकर के उड़ते हैं, एक होकर के काव काव करते हैं, एक कौवा काव काव करने लगा तो सारे करने लगेंगे, इसीलिए वो कहता है कि ये तो हमारी एकता तो जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रथितम, विश्व प्रसिद्ध। अपिचा, और क्या। ठीक है, और क्या, देखिए यहाँ पर और क्या कहूं मेरे बारे में। ठीक है, कौवा कह रहा है काकचेष्टः विद्यार्थी एव, काकचेष्टः यानी चेष्टा किस प्रकार की होनी चाहिए, कौवे के समान। यानी जब हम विद्यार्थी के लक्षण पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो विद्यार्थी का एक लक्षण बताया गया है वो बताया गया है कौवे के समान चेष्टा करना। ठीक है ना, तो कौवे के समान चेष्टा करने का मतलब है कौवा जिस प्रकार चेष्टा करता है, ठीक है ना, मतलब शीघ्रता करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी भी वैसा होता है। तो विद्यार्थी एवं, विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है, यानी जिसमें मेरे जैसे गुण होते हैं वही विद्यार्थी आदर्श छात्र कहा जाता है। तो अब बताओ कि मैं राजा क्यों नहीं बनूं, मुझ में इतनी सारी योग्यता है और तुम फालतू में कुछ बकबक किए जा रहे हो मेरे बारे में। ऐसा किसने कहा, कौवे ने कहा। किसको कहा, कोयल को कहा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर कौवा जो है यहाँ पर कह रहा है कोयल को कि तुम मेरे बारे में जो कह रही हो वो गलत है। यदि मैं काला हूं तो तुम भी कौन सी गौरी हो, तुम भी काली हो और मेरे बारे में बात करती हो कि मेरी जो सत्य प्रियता है वो तो विश्व प्रसिद्ध है। लोग मेरे बारे में उदाहरण देते हैं कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट खाएगा। ठीक है, और हमारा परिश्रम जो है, हमारी एकता है वो विश्व प्रसिद्ध है ही, और जो मेरे गुण हैं वही विद्यार्थी में गुण होते हैं और इसीलिए उसे आदर्श छात्र कहा जाता है। आ गई बात समझ में। अब यहां पर देखिए हम कुछ बात करते हैं। देखिए जैसे कि अनृतम जो पद है यहां पर, इसमें देखिए न ऋतम, ऋतम यानी सत्यम, जो सत्य नहीं है अर्थात झूठ, नए तत्पुरुष समास है। फिर आगे देखिए कृष्णवर्णः, कृष्णः वर्णः, कृष्णः वर्णः इति। ठीक है ना, यहां पर ये क्या है, विशेषण। ठीक है, विशेषण विशेष्य वाला जो संबंध है यहां पर, तो यहां पर कर्मधारय समास है। लेकिन यदि हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है ना, तो कैसे होगा वहां पर बहुब्रीहि, यहां तो देखिए कर्मधारय समास है, यहां कर्मधारय। ठीक है, और एक मैं यहां लिख देता हूं, कृष्णः वर्णः यस्य सः, कृष्ण वर्ण यस्य, कृष्ण वर्ण जिसका है वह, ऐसा कोई व्यक्ति। तो यहाँ कौवे के लिए भी आया है, भगवान कृष्ण के लिए भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काले वर्ण का है वह व्यक्ति कोई, तो सह यहाँ अन्य पदार्थ प्रदान होने के कारण यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विग्रह है उस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि ऐसा विग्रह कृष्ण वर्ण यस्य स ऐसा पूछा जाए तो बहुब्रीहि, और यदि कृष्ण वर्ण इति इतना ही पूछा जाए तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे चलिए हम बात करते हैं काकः दशेत। तो यहाँ वदसी जो है, ठीक है, तो त्वम यहाँ करता होगा, किसी के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए अस्माकं परिश्रमः, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा परिश्रम कौवा खुद के परिवार के लिए कह रहा है। ठीक है, और विश्व प्रथितम, विश्व में जो प्रसिद्ध है। ठीक है, काकचेष्ट, काकस्य चेष्टा। ठीक है, विद्यार्थी आप आदर्श छात्र, यहाँ पर देखिए आदर्श छात्र, तो यहाँ आदर्श,
ठीक है, आदर्श ऐसे बनेगा, और छात्रः तुक आगम संधि है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास में पिकः, कोयल कहती है, फिर से क्या कहती है, अलम अलम अति विकथनेना। रुको रुको, बंद करो तुम्हारा ये बकवास, तुम ये जितनी बातें कर रहे हो बंद करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोयल ने कहा, फिर कव्य ने कहा, अब वापस कोयल कह रही है उसकी बात को रोकते हुए कि बंद करो, अलम अलम अति विकथनेन, बंद करो। ठीक है ना, ये बकवास करना, ये इतनी बातें करना बंद करो। किम विस्मर्यते, क्या भूल गए, यत् की। ठीक है, क्या भूल गए। तो आगे देखिए श्लोक कहा है, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेदः पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते, काकः पिकः। ठीक है, तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, तो यहां पर देखिए काकः कृष्णः, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। ठीक है, को क्या भेदः, क्या भेद है, कौन सा भेद है, पिक काकयो, कोयल और कव्य में कौन सा भेद है, क्या भेद है। क्यों, क्योंकि वर्ण की दृष्टि से तो दोनों समान है, एक जैसे ही दिखने वाले हैं, फिर अंतर क्या दोनों में। तो यहां पर देखिए अंतर बता रहे हैं, वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत समय आ जाता है, वसंत ऋतु का समय आ जाता है, उस समय, वह समय आने पर, प्राप्ते यानी आने पर, काकः भवति, कौवा होता है। क्यों, क्योंकि वसंत समय आता है तो कौवा काऊ काऊ करता है, तो उसकी कर्कश ध्वनि लोगों को प्रिय नहीं है। ठीक है, तो उस समय दोनों एक ही डाल पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए जैसे आपने देखा यहाँ पर एक ही डाल पर बैठे हुए हैं और वसंत ऋतु आ गई है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए कौवा जब बोलेगा और कोयल जब बोलेगी, तो कोयल तो बोलेगी मधुर कूकू की आवाज करेगी और कौवा काऊ काऊ की आवाज करेगा। तो जो कोयल की मीठी आवाज होगी उससे पहचाना जाएगा कि यहाँ पर कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है। तो उनके गुणों के माध्यम से उचित समय आने पर, उचित समय क्या है, वसंत ऋतु, तो उचित समय आने पर उन दोनों के गुण का पता लगा और पता चला कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कोयल ने बताया। किसको बताया, कव्वे को। अब देखिए यहाँ पर इसका हम अन्वय भी देखेंगे, इससे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है। बात कौन सी, यहाँ पर देखिए अलम, अलम जो अव्यय है, यहाँ पर देखिए अलम क्या है, ये अव्यय है। ठीक है, और ये अव्यय दो विभक्तियों में प्रयुक्त होता है। कितनी विभक्तियों में, दो, तृतीया और चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी। अब कैसे, यहां पर देखिए तृतीया में जब हम बात करें, तृतीया की बात करते हैं तो समाप्त अर्थ में, समाप्त, ठीक है, अर्थ देता है ये। समाप्त कह लो, बंद करना कह लो, ठीक है, रोकना कह लो, ठीक है, मत करो ऐसा कह लो, तो यहां तृतीया होगी। और यहां जो है चतुर्थी में, यहां पर्याप्त अर्थ आएगा। क्या अर्थ आएगा, पर्याप्त अर्थ आएगा। तो पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी होती है और तृतीया जो है समाप्त अर्थ में होती है। कैसे, जैसे यहां पर कहा कि अलम अलम यानी बंद करो, समाप्त करो, ठीक है, मत करो, मत कहो, अति विकथनेन यानी कि बहुत ज़्यादा बकवास करना, जो बहुत ज़्यादा अपनी आप की बड़ाई कर रहा है, कह रहा है, वो सब बंद करो। ठीक है, तो यहाँ बंद करने अर्थ में, समाप्त करने अर्थ में तृतीया हुई है। कहाँ हुई है, इस पद में हुई है। बात समझ में आ रही है, क्यों हुई है, अलम योगे, किसके योग में, अलम के योग में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दो अर्थ हैं, दोनों में अलग अलग विभक्तियां हैं, दोनों अर्थों के साथ में। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी थी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अन्वय की ओर। तो अन्वय किस प्रकार है, काकः कृष्णः भवति, पिकः कृष्णः भवति, तहि पिक काकयोः क भेदः भवति, वसंत समये प्राप्ते एव काकः काकः भवति, पिकः पिकः भवति। अर्थात कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। तो कोयल और कौवे में क्या भेद होता है,
वसंत काल आने पर ही कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात तो इसका भावार्थ जान लेते हैं। आइए देखिए भावार्थ। पक्षिषु काकस्य पिकस्य च वर्णः समानः अर्थात कृष्णः भवति। द्वयो मध्ये वर्ण विषये कोऽपि भेदः नास्ति। त्रयी अनयो मध्ये भेदं कथं ज्ञायते इति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वसन्तकाले आगते ज्ञायते। यतो हि तदा काकः कर्कशध्वनिं का का इति करोति, पिकः च मधुरं कु कु इति ध्वनिं करोति इति। अर्थात देखिए पक्षियों में जो कौवा होता है वह और कोयल है वह दोनों का वर्ण यानी कि रंग, ठीक है ना, समान होता है, समानः समान होता है। अर्थात कृष्णः भवति काला होता है दोनों का वर्ण। दोनों के बीच वर्ण के मामले में कोई भी भेद नहीं है, तो दोनों के बीच भेद कैसे पता किया जाए ऐसा। तो इस प्रश्न का उत्तर वसंत काल आने पर पता चलता है कि क्योंकि तब कौवा कर्कश ध्वनि का ऐसा करता है काऊ काऊ, ठीक है, और पिकह जो कोयल है वह मधुर ध्वनि करती है कू कू, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं अपने नाट्यांश की ओर। काका फिर कौवा जवाब देता है कोयल के कहने के उपरांत, रे परभृत, हे कोयल। परभृत ध्यान रखिए कोयल के लिए आया है, ठीक है, किसके लिए आया है, कोयल के लिए आया है, परभृत भी कहते हैं। हे कोयल, अहम मैं यदि तव संततिम न पालयामी, तव यानी तुम्हारी, संततिम यानी संतति को, ठीक है, तुम्हारी संतान को, न पालयामी नहीं पालता हूं, ठीक है ना, मैं यदि तुम्हारी संतति को नहीं पालता हूं, त्रही तो कुत्र स्यूपिकाहा, कहां पर होंगे कोयले, कहां होंगी, कैसे होंगी। कौवा जो है वो कोयल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर उसकी संतति को पालता है, रक्षा करता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौवा कह रहा है अपनी मतलब महानता का उदाहरण दे रहा है कि देखो मैं तुम्हारी संतति की रक्षा करता हूँ, यदि मैं नहीं करूँ तो तुम्हारे बच्चे कहाँ होंगे, तुम्हारी संतान कहाँ होंगी, ठीक है, कैसे कहाँ होंगे पिक, यानी कि और कोयले कहाँ से आएंगी, नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ देखिए आता है, इसीलिए अहम एव मैं ही, ठीक है, करुणा परह, यहाँ कैसा हूं, करुणा करने वाला हूं, दया दृष्टि करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, ऐसा मैं ही पक्षी सम्राट का कहा, मैं पक्षियों का सम्राट, ठीक है, कौवा हूं, अर्थात मैं ही राजा बनूं, ऐसा किसने कहा, कौवे ने स्पष्ट किया, अपना मत रखा, अपना तर्क दिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने कोयल और कौवे के बीच जो संवाद होता है उसको देखा। कौवा अपने गुण गिनाता है और कोयल अपने गुण गिनाती है और कहती है कि हम में से कौन सम्राट बने, तो कोयल अपने विषय में कहती है मैं बनूं और कौवा कहता है मैं बनूं, ठीक है। तो यहाँ पर यह संवाद हो जाता है खत्म। अब आगे चलते हैं हम इसी के साथ। आगे देखिए शब्दार्थ, उपहसन उपहासम कुर्वन, उपहास करते हुए, आकुली करोषि अशांतम करोषि, अशांत करते हुए, मेद्या मेद्य भक्षकम अभक्ष्य भक्ष्य भक्षकम, खाने योग्य व नहीं खाने योग्य खाने को, गौरांग श्वेतांग श्वेत अंग वाली, अनृतम अलिकम झूठ, दशेत दशनम कुर्यात डसले, विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध, अति विकथनेन आत्मश्लाघया, डींगे मारना, स्वयं की प्रशंसा करना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ। परभृत काकः कौवा, करुणापरः दयावान दयालु, पक्षी सम्राट पक्षिणाम राजा, पक्षियों का राजा। विशेषः, विशेष की बात कर लेते हैं। संधि ही ध्वनिरस्ति, ठीक है, ध्वनि ही धन अस्ति, यहां ऋतु संधि है, विसर्ग को क्या हो गया है, र हो गया है। आदर्श छात्र आदर्श धन छात्र, तुक आगम संधि है और उसके बाद में तो आ जाता है, तो उस त को आगे छ होने की वजह से च हो जाएगा चतुर्थ संधि के नियमानुसार, तो बनेगा आदर्श छात्र, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय की बात करते हैं। कथितम कथ धातु त प्रत्यय है, उपहसन उपसर्ग हस धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। आगे देखिए समास की बात करते हैं। कर्कश ध्वनि ना, कर्कशः च असौ ध्वनि, कर्कश ध्वनि ही, ठीक है, कर्मधारय समास है यहाँ पर। तेन
ठीक है ना, उसके द्वारा, उस ध्वनि के द्वारा तो कर्कश ध्वनि ना तृतीया में है, इसलिए यहाँ तृतीया तत्पुरुष भी। ठीक है, फिर आगे कृष्ण वर्णम, तो कृष्णः वर्णः, कृष्ण वर्णः मैंने आपको बताया कर्मधारय समास है, इति लगाओ या नहीं लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कर्मधारयः, कर्मधारय तम, उसको। ठीक है, या द्वितीय तत्पुरुष, तो द्वितीय तत्पुरुष में ये रूप बन जाएगा। फिर है कृष्णः वर्णः यस्य सः, ठीक है ना, कृष्णः वर्णः यस्य सः, कृष्ण वर्णः बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कृष्ण वर्णम तम और लगाएंगे तो यहाँ पर दोनों आपको जो विग्रह है वो ध्यान होने चाहिए। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, मेध्या मेध्यम, मेध्यम च अमेध्यम च अनयोः समाहारः, मेध्या मेध्यम। ठीक है, तो यहाँ पर ये है जो समाहार द्वंद्व समास है। आगे देखिए, अनृतम न ऋतम, नय तत्पुरुष समास है। आदर्श छात्रः, आदर्शः च असौ छात्रः, आदर्श छात्र कर्मधारय समास है। पिक काकयो, पिकः च काकः च पिक काकौ द्वंद्व समास है। और तयोः पिक काकयोः षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ मूल्यांकन प्रश्नों की ओर। आपने जो ये नाट्यांश पढ़ा है, ये चौथा भाग पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न बन जाते हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनके उत्तर भी लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, कह कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोति, एक पदेन। दूसरा है अनृतम वदसी चेत कह दशेत, एक पदेन। तीसरा है कीदृशः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, एक पदेन। आगे देखिए, पिक काकयोः भेदः कदा भवति, एक पदेन। पांचवा है अलम अति विकथनेन रेखांकित पदे का विभक्ति है। आगे देखिए, असत्यम इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ये प्रश्न थे, आपने लिख लिए हैं और आपको यहाँ पर ये जो कोयल और कौवे का संवाद है वो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार कौवा अपने गुण गिनाता है, विशेषताएं गिनाता है और कहता है कि मैं ही वनराज हूँ, मैं ही पक्षियों का सम्राट हूँ और मुझे ही यहाँ का राजा बना दिया जाना चाहिए, मैं सर्वथा योग्य हूँ। लेकिन कोयल उसके गुणों से सहमत नहीं है और कहती है कि तुम अपनी आवाज़ से पर्यावरण को दूषित करते हो, तुम में कोई रूप नहीं है, ठीक है ना, ना ही तुम्हारे पास में ध्वनि है, तो इस प्रकार से तुम योग्य नहीं हो। किसके योग्य नहीं हो? वनराज पद के लिए योग्य नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में मैं ही वनराज बन सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यह संवाद खत्म हो जाता है। अब इसी संवाद में अगला संवाद किनका होगा वह जानेंगे हम अगले भाग में। तो मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।